प्रिय छात्र और छात्राओं, आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो आपने एटॉमिक ऑर्डर को स्टडी कर रखा है उसमें हम लोग ड्रॉबैक ऑफ मॉडल्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपके सामने आ रहा है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्लास अगर आपको याद हो तो लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने एटॉमिक मॉडल्स के बारे में स्टडी कर रखा है। एटॉमिक मॉडल्स जो हम लोगों ने पढ़े तो इतने मॉडल में एक्सप्लेनेशन करने के बाद में कुछ लिमिटेशंस आ गई। तो ज़रा हम उन्हीं पे चर्चा करते हैं। तो ज़रा आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या हमने पढ़ाया इसके बारे में हम आपको पहले बता दें। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में आपने ये पढ़ा था कि जो स्मॉल सेंटर होता है वो पॉजिटिव चार्ज फिक्स रहता है और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट भी जो पहला लिमिटेशन है कि दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, सबसे पहला पॉइंट यही रखा गया कि आखिर क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तो क्लास देखिए हुआ क्या था कि जब एटॉमिक मॉडल की बात चली तो यही बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मूव कर रहा है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये न्यूक्लियस था, इसके सराउंडिंग में कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब एक उस समय क्लार्क मैक्सवेल साइंटिस्ट रहे और क्लार्क मैक्सवेल ने, ध्यान सुनिएगा, क्लार्क मैक्सवेल ने अपनी एक थियरी दी थी। ठीक है, उस थियरी का नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक्स थियरी। अब ये थियरी कहती क्या है कि इफ़ एनी चार्ज पार्टिकल मूव कंटिन्यूअसली, अगर कोई चार्ज पार्टिकल कंटिन्यू मूव करता है तो इट इमिट लाइट, अर्थात यह प्रकाश उत्पन्न करेगा, एंड ड्यू टू दिस देयर इज़ लॉस ऑफ एनर्जी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या था? क्लार्क मैक्सवेल ने अपनी एक थियरी दी थी और क्लार्क मैक्सवेल की थियरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स थियरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया, इफ़ एनी चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली इन मोशन और मूविंग देन इट इमिट द लाइट एनर्जी एंड ड्यूरिंग दिस इट लॉसेस द एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली। फाइन। अब इसी को क्लार्क मैक्सवेल ने रदरफोर्ड से पूछा, कहा रदरफोर्ड साहब ये बताइए, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन के मूव कर, इलेक्ट्रॉन भी कैसा है? एक चार्ज पार्टिकल है। और क्लार्क मैक्सवेल ने कहा कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स थियरी इफ एनी चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूविंग, रदरफोर्ड बोले यस, तो इट इमिट द लाइट एनर्जी, और लाइट एनर्जी को इमिट करेगा तो कॉन्टिन्यूअसली लॉसेस द एनर्जी, बोले यस। तो एनर्जी को लॉस करते हुए एक ऐसा समय भी आएगा जब सारी एनर्जी लॉस कर देगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस में आने का मतलब होगा डिस्ट्रॉय ऑफ द एटम। लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, ये आप भी जानते, कोई एटम डिस्ट्रॉय होता नहीं है। तो यही एक्सप्लेनेशन पूछा गया था रदरफोर्ड से कि ऐसा क्यों, व्हाई इज इट सो। तो इन्होंने कहा आई हैव नो एक्सप्लेनेशन, दैट्स व्हाई इट कंक्लूड दैट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। उसके बाद दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। अब खुद सोचिए, अगर ये लाइट को, एनर्जी को इमिट कर रहा है तो एनर्जी भी इमिट कर रहा होगा, तो स्पेक्ट्रा जो है वो कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए था, है ना। तो लेकिन जब स्पेक्ट्रा पैटर्न चेक किया गया तो लाइन स्पेक्ट्रा कंटिन्यूअस नहीं था, डिसकंटिन्यूअस था। और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये समझिए कि ये मॉडल एनर्जी के रेडिएट करने पर स्पेक्ट्रा क्लियर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कोई एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था। दैट्स व्हाई दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। दीज आर द टू मेन इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके क्लास, अब देखिए
ड्रॉबैक नील बोहर के भी थे। नील बोहर ने अपनी थियरी को, आपको याद होगा क्लास, कि प्लैंक्स क्वांटम थियरी से इन्होंने एक्सप्लेन किया था, और प्लैंक क्वांटम थियरी की वजह से एक्सप्लेन करने से इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। लेकिन फिर भी जैसे सबसे बड़ी बात तो यही थी कि इलेक्ट्रॉन सब में मूव करता है, तो क्लास इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिट में मूव नहीं करता है। रदरफोर्ड ने नील बोहर ने अपने मॉडल में ये बात कह दी थी कि इस सब में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट होता है और उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता था NH/2π के, जो कि आपको लेक्चर में इसको प्रीवियस बताया जा चुका है। लेकिन हमारा ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक क्या था कि स्पेक्ट्रम तो इसने एक्सप्लेन किया, लेकिन स्पेक्ट्रम किसका किया? He+, Li2+, Be3+। आप अगर एक बात देखेंगे तो कॉमन क्या है? कॉमन इसमें ये है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। अगर एक इलेक्ट्रॉन, भाई प्लस का मतलब एक निकल गया तो कितना हो जाएगा? 1, यानी इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 1। लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 3, 2+ चार्ज है। Li2+ का मतलब 3 में से 2 निकल गए तो कितने आ गए इलेक्ट्रॉन? 1। Be3+ का मतलब क्या हो गया कि भाई Be का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 4, और Be3+ का मतलब 4 में से 3 निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? 1। जिसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है उसी का एक्सप्लेन हो पाया था लाइन स्पेक्ट्रा, तो केवल इन 3 का ही हो पाया, मगर हुआ फिर भी कमी निकाली गई कि ये ड्रॉबैक है कि केवल 3 का ही क्यों एक्सप्लेन करता है, बाकी का क्यों नहीं। पहली बात। दूसरी बात, ये मॉडल जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आइए समझते हैं जीमान इफेक्ट क्या है, तब ना समझ पाएंगे कि आखिर जीमान इफेक्ट को क्यों नहीं बता पाया। देखिए, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, कंटिन्यूसली लाइट इमिट करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। तो अगर कोई पार्टिकल जो एनर्जी रेडिएट करता है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं वो स्प्लिट हो जाती है। यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कॉन्टिन्यूसली लाइट इमिट करता है, रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, उसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होती हैं वो स्प्लिट कर जाती है ना। लेकिन जीमान इफेक्ट यही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में ऑब्जेक्ट को ले जाना और ऑब्जेक्ट को ले जाने पर मैग्नेटिक लाइंस का स्प्लिट हो जाना, ये होता है जीमान इफेक्ट, राइट। अब ऐसा तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, उसके साथ भी होना चाहिए था, वो भी एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो जीमान इफेक्ट यही था कि लाइट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्प्लिट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो एक्सप्लेन नहीं हो पाया एटॉमिक स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करने के बाद भी, तो ये इसका ड्रॉबैक था। अच्छा, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ, अरे भाई जब सबके आउटर सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सबका ये बता रहा है, तो H+ तो उससे भी छोटा हो गया, इसका तो बताना चाहिए था, लेकिन H+ का क्यों नहीं बता पा रहा है ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम? देयर इज नो एविडेंस फॉर सपोर्ट ऑफ द H+ ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम, दैट्स वाई इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट का मतलब यह हो गया, ये मॉडल स्टार्क इफेक्ट को भी नहीं बता पा रहा था। अब देखिए, जीमान और स्टार्क में डिफरेंस है। जीमान इफेक्ट क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को जो रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएं और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस स्प्लिट कर जाए, टूट जाए, उसे क्या कहते हैं? जीमान इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट क्या है? अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है और उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्प्लिट कर जाती हैं, उसे हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। यानी सीधी सी बात हम कह सकते हैं, स्टार्क इफेक्ट is for electric field splitting placed into the electric field, and the Zeeman effect is for the magnetic field splitting when object placed in the magnetic field है। तो दोनों बातें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ना जीमान इफेक्ट को ना स्टार्क इफेक्ट को,
है ना। तो आज के लेक्चर में हमने एटॉमिक मॉडल्स के जो ड्रॉबैक थे, ये क्लास की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी कि सर ड्रॉबैक को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ आपको ड्रॉबैक एक्सप्लेनेशन के बारे में बताया है। एक बात और बताते चलते हैं आपको कि आगे के लेक्चर में, इसके बाद वाले लेक्चर में हम आपको ये समझाने वाले हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइंस, ध्यान सुनिएगा, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइंस यानी कि लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये सीरीज कैसे तैयार होगी, कैसे वैल्यू पुट करेंगे, तो इसको बहुत ध्यान से आगे के लेक्चर को देखिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।